तो नमस्कार दोस्तों, SMPS ट्यूटोरियल की इस अगली वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली जो हमने ये पिछली वीडियो बनाई थी उस पर मेरे एक YouTube के एक दोस्त ने एक बड़ा प्यारा सा और लंबा सा कमेंट मुझे भेजा है, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं SMPS की वर्किंग के ऊपर। तो मैंने सोचा कि उनके सवाल अच्छे थे, मुझे लगा कि ये सवाल और भी लोगों के मन में आ रहे होंगे, तो मैंने विचार बनाया कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, ताकि उनके कमेंट का भी जवाब मिल जाए उनको, और उसके साथ साथ बाकी लोगों को जिनको भी ये ऐसे कोई सवाल उनके मन में आ रहे हैं उनके भी डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इससे पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने SMPS के कुछ सेक्शंस को डिटेल में समझा था, जिसमें से एक ये PWM सेक्शन हमने क्लियर किया था। उसके बाद हमने आउटपुट सेक्शन को समझा था, उसके बाद हमने फीडबैक सेक्शन समझा था उस वीडियो में, और एक हमने उसके अंदर में स्नबर सेक्शन को समझा था, ये जो स्नबर सर्किट है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे जो YouTube के मेरे दोस्त हैं एक, उन्होंने ये कमेंट भेजा है। इनका नाम है दीप फिजिक्स 876। तो इन्होंने ये लंबा सा प्यारा सा कमेंट भेजा है, इसमें कई सारे सवाल इन्होंने पूछे हैं। तो हम एक एक करके इनके सवाल लेते हैं और उसको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो इनका सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि आपने बताया है कि पहले हमने AC को DC में कन्वर्ट किया है ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से, फिर उसके बाद हमने कैपेसिटर को इस्तेमाल किया है रिपल्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन जब हमने कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच किया है और DC वोल्टेज की स्विचिंग की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस्ड हो जाएंगे, लेकिन आपने कहा है कि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे वो AC वोल्टेज होंगे, लेकिन इसमें AC वोल्टेज तो प्रोड्यूस नहीं हो सकते, DC होंगे, क्योंकि पहले हमने AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर लिया है ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से। तो ये इनका दोस्तों पहला सवाल है। इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इस जो AC मेंस आ रही है इसको हमने ब्रिज लगा के DC में कन्वर्ट किया। इस DC वोल्टेज को हमने इधर से ट्रांसफार्मर में दिया पॉजिटिव को, और इधर से हमने नेगेटिव इस PWM IC की सहायता से ये ट्रांसफार्मर को नेगेटिव मिल गई। तो ये इधर से पॉजिटिव वोल्टेज आ गई, इधर से नेगेटिव आ गई, और ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है DC वोल्टेज पे। तो अगर इधर DC वोल्टेज पे काम कर रहा है तो इधर भी DC आने चाहिए, ये इनका सवाल है। तो दोस्तों, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने ट्रांसफार्मर की वर्किंग को पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है काम करने के लिए। ट्रांसफार्मर जो है वो कभी भी DC वोल्टेज पे काम नहीं करता है, ये DC वोल्टेज पे काम नहीं करता है, ये सिर्फ AC वोल्टेज पे ही चलता है। अगर आप इसको सिंपल DC वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस तरफ वोल्टेज प्रोड्यूस होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का बनना और ख़त्म होना, वो प्रोसेस की ज़रूरत है। एक बार मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर एक बार कोलैप्स करेगी, फिर बनेगी, फिर कोलैप्स करेगी। तो अगर सिर्फ DC वोल्टेज आप सीधी दे देंगे इसको तो वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी लेकिन कोलैप्स नहीं करेगी। तो जब कोलैप्स नहीं करेगी तो दूसरी साइड में वोल्टेज प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। तो ट्रांसफार्मर का एक बेसिक फंक्शनैलिटी है कि वो AC वोल्टेज पे ही काम करता है। DC वोल्टेज आप देंगे तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर सिर्फ DC देने से ही वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते तो ये सारा चक्कर तो हमें इसमें करना ही नहीं पड़ता, फिर तो सीधा ये AC को DC में कन्वर्ट करके और सीधा ट्रांसफार्मर पे ही दे देते। अब रही बात उनकी ये कि AC को हमने DC में कन्वर्ट किया है तो वोल्टेज तो इधर DC ही जा रहे होंगे। तो उसके लिए मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि AC वोल्टेज जो होते हैं, मैं आपको दूसरे पेपर पे बताता हूं फ्रेश पे,
कि जो AC वोल्टेज होती है इसकी वेव फॉर्म इस तरह से होती है साइन वेव में। ये मिडल लाइन है, ये एक बार पॉजिटिव साइड में जाती है, उसके बाद फिर ये नेगेटिव साइड में आ जाती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव में जाती है, फिर नेगेटिव में आ जाती है। तो इस तरह से AC वेव फॉर्म चलती है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, जब हमने PWM IC से वोल्टेज बना के भेजे हैं ट्रांसफार्मर में, तो वो इस तरह से साइन वेव में नहीं जा रहे हैं। वो वोल्टेज ये इस तरह से जा रहे हैं, पल्स DC पल्स के रूप में जा रहे हैं। वहां पर उसकी पल्स जो है वो साइन वेव ना हो करके वो इस तरह से जाती है DC, फिर ये नेगेटिव एरिया में चली जाती है, फिर ये पॉजिटिव में आती है, फिर ये नेगेटिव जाती है, फिर ये पॉजिटिव आती है, फिर ये नेगेटिव। तो इस तरह से ये वोल्टेज चलते हैं DC। अब इसमें आप देखेंगे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि AC वेव फॉर्म इस तरह से चलती है और ये जो PWM कंट्रोलर है वो इस तरह से DC वेव फॉर्म निकालता है आउटपुट पे, जो कि ट्रांसफार्मर को दी जाती है। और ये जो वेव फॉर्म है इसको AC तो नहीं हम बोल सकते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बोला था कि AC, लेकिन इसको एक अलग नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है DC पल्स सेटिंग DC। कुछ लोग DC पल्स सेटिंग बोलते हैं, कुछ पल्स सेटिंग DC बोलते हैं, तो एक ही बात है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये पल्स आ रही, वोल्टेज ये DC है, लेकिन ये पल्स जो बन रही है इनमें DC वोल्टेज के अंदर में, उसकी वजह से इसका नाम DC पल्स सेटिंग है। तो ये इस फॉर्म में ये वोल्टेज जो है ये इसको यहाँ ट्रांसफार्मर को मिलती है। ये मैंने यहाँ बना के भी आपको बताया था उस पिछली वीडियो में कि ये जो वोल्टेज DC पल्स सेटिंग DC जो यहाँ से जाती है ये ट्रांसफार्मर में जाती है, और जब इस तरह की वोल्टेज प्राइमरी में हम देते हैं तो उसी प्रकार की वोल्टेज सेम जो है हमें सेकेंडरी साइड में भी मिलती है। तो ये सेकेंडरी में भी इसी तरह से ही वोल्टेज आती है पल्स सेटिंग DC। और फिर उस पल्स सेटिंग DC को हम ये डायोड लगा के, और डायोड लगाने के बाद क्या होता है कि जो नीचे की जो वेव फॉर्म्स हैं ये डायोड इसको ख़त्म कर देता है, और ये सिर्फ ऊपर पॉजिटिव एरिया वाली जो वेव फॉर्म है ये रह जाती हैं। और फिर उसके बाद आगे कैपेसिटर लगाया जाता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, इसको ऊपर तक ही रख देता है, नीचे हल्की सी ये नीचे जाती है। कैपेसिटर लगने के बाद में ये वोल्टेज इस तरह से हो जाती है। तो ये एक तरह से स्मूथ हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वाला सवाल जो है ये अब क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर DC वोल्टेज पे काम नहीं करता है। तो जब वो DC वोल्टेज पे काम नहीं करता है तो हमें AC वोल्टेज चाहिए। अब AC वोल्टेज का मतलब ये है कि वो वोल्टेज जो लगातार फ्लक्चुएट हो रही हो, जो एक बार पॉजिटिव साइड में जा रही है, फिर उसी साइकिल में नेगेटिव में जा रही है, फिर अगली साइकिल में पॉजिटिव जा रही है, फिर नेगेटिव आ रही है। तो वो जो वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर को ड्राइव कर सकती है। एक सिंपल DC वोल्टेज अगर हम इस तरह की वोल्टेज अगर इसको दे देंगे ट्रांसफार्मर को, तो इस पे ये काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी लेकिन कोलैप्स नहीं होगी। तो जब तक कोलैप्स नहीं होगी दूसरी तरफ वोल्टेज बनेंगे ही नहीं उसकी वजह से। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब था। अब ये दूसरा सवाल इन्होंने जो पूछा है वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल किया गया है वो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया गया है या फिर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया गया है। तो सिंपल है, यहाँ पर तो हम वोल्टेज जनरेट ही कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर को हमने वोल्टेज के लिए ही इस्तेमाल किया है। तीसरा सवाल इनका है कि आपने कहा था कि आउटपुट वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं, तो किस कंपोनेंट की मदद से वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब वोल्टेज बनना शुरू होते हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, तो ये वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता का मतलब आप ये मत समझिए कि वो 5 मिनट में 1 वोल्ट होगा, फिर अगले 5 मिनट में 2 वोल्ट होगा। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, लेकिन वोल्टेज क्योंकि इस तरह से बढ़ते हैं, तो इसको आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि ये धीरे धीरे चार्ज होगा। पहले 1 वोल्ट होगा, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4, फिर 5।
तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। अब जब ये चार्ज हुआ कैपेसिटर, ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं, तो हमें जितने भी वोल्टेज चाहिए, अगर मान लीजिए हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो इसको कम करने के लिए हमने ये फीडबैक सर्किट लगाया है। वो फीडबैक सर्किट इस वोल्टेज को मॉनिटर कर रहा है, और जैसे ही आउटपुट में वोल्टेज पूरे होंगे यानी कि 5 वोल्ट बनेंगे, ये फीडबैक सर्किट जो है इस ऑप्टो कपलर को ड्राइव कर देगा, और ये ऑप्टो कपलर जो है इससे फीडबैक पिन जो है PWM IC की उसको ड्राइव कर देगा, और IC को पता चल जाएगा कि वोल्टेज पूरे हो गए हैं, और वो अपनी जो ड्यूटी साइकिल है उसको वहीं पे थाम लेगी, वहीं पे सस्टेन करा देगी, उसको कम ज़्यादा नहीं होने देगी, जिसकी वजह से वोल्टेज यहाँ पर सस्टेन हो जाएंगे, वो कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये आपके तीसरे सवाल का जवाब था। चौथा सवाल इन्होंने पूछा है, आपने कहा है कि जो IC होता है वो 1 सेकंड के अंदर 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑन ऑफ होता रहता है, क्या हम इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं या नहीं? तो ऑब्वियसली स्पीड, देखिए पूरा सर्किट जो ये बनाया गया है ये हम ही लोगों ने बनाया है, तो IC की स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ IC PWM IC आते हैं जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ IC ऐसे आते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज करने का कंट्रोल एक पिन पे दिया जाता है। तो उस पिन पे एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को लगा के इसकी इंटरनल जो फ्रीक्वेंसी है स्विचिंग की उसको डिसाइड किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि यस, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इनका लास्ट सवाल है कि आपने कहा है कि जब हम आउटपुट पर कोई लोड लगाते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये वाला कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, जब हम आउटपुट पे कोई लोड लगाते हैं तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो आगे ये बोलते हैं कि तो उसके डिस्चार्ज होने की वजह से जो लोड हम चला रहे हैं क्या वो बंद नहीं हो जाएगा? जो भी लोड हमने आगे कनेक्ट किया है, अगर वो लोड लगाने से ये कैपेसिटर तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या वो लोड को पावर ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं होगा वो बंद, क्योंकि उसके लिए ही तो ये फीडबैक सर्किट लगाया हुआ है। जैसे ही वो मिली वोल्ट्स में भी अगर ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप करते हैं तो ये फीडबैक सर्किट इमीडिएटली यहाँ पर IC को इन्फॉर्मेशन देता है, और IC जो है अपना ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देता है, वो उसको इतना कम होने ही नहीं देता है कि जिससे आपका लोड बंद हो जाए। तो लोड आपका कभी भी बंद नहीं होता है, वो उसी सूरत में बंद होगा जब ये जो पावर सप्लाई है, जितनी पावर देने के लिए डिजाइन की गई है उससे ज़्यादा का आप लोड लगा दें, तो वो ओवरलोड प्रोटेक्शन की वजह से ये IC जो है वो बंद हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, और उसकी वजह से ये आपका लोड जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट ही बंद हो जाएगी। अब IC जो है ओवरलोड जब भी होता है सर्किट के अंदर में, तो IC को ओवरलोड का कैसे पता चलता है? उसके लिए इसमें ये एक करंट सेंस की पिन है जो कि एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड की हुई है। IC इसके थ्रू चेक करता रहता है कि कितना करंट सप्लाई हो रहा है आगे। तो जितने करंट के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, अगर करंट उससे ज़्यादा सप्लाई होने लगता है, उससे ज़्यादा फ्लो करने लगता है करंट यहाँ से, तो IC सेफ्टी के लिए, सारे सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए शट डाउन हो जाता है, जिससे कि स्विचिंग बंद हो जाती है और आउटपुट जो है वो भी बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इनके जो 5 सवाल थे इसका जवाब मैं अच्छे से दे पाया होऊंगा, और आप लोगों को भी इससे कुछ मदद होगी, क्योंकि इनमें से कुछ सवाल बहुत ऑब्वियस हैं जो कि किसी के भी माइंड में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो SMPS का सर्किट है ये थोड़ा इसी तरीके से बना है कि ये सबसे पहले ये AC वोल्टेज इन करते हैं, जिसको हम DC में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस DC को हम दोबारा से AC में कन्वर्ट करते हैं, और इस AC को फिर DC में कन्वर्ट करते हैं। अब एक सिंपल किसी आप लेमैन आदमी को ये बताओगे तो कि हम पहले AC से DC बनाते हैं, फिर DC से फिर AC बनाते हैं, फिर AC से फिर DC बनाते हैं, तो वो कहेगा कि भाई साहब पागल हो गए हो क्या, ये AC से सीधा एक ही बार DC बना लो ना, ये बीच में ये क्या कर रहे हो आप। लेकिन उसको पता नहीं है कि ये बीच वाले स्टेप क्यों होते हैं, ये वाले सारे।
लेकिन आपको तो पता है, अब तो आप सब जानते हो कि ये किस तरह से ये SMPS वाला जो ये सिस्टम है काम करता है, AC टू DC, DC टू AC, AC टू फिर DC। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, अरे यार चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ, एक एक कंपोनेंट को डीपली आपको समझा रहा हूँ। अगर इस तरह की नॉलेज आपको आगे भी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और साथ में जो बेल का बटन बना है उस पर भी क्लिक करो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।